हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है, जेके बैंक की साइट पर एक इन्फॉर्मेशन हैंड आउट आया था। इसमें इन्होंने हमें बताया कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो मैंने सोचा कि आज हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अपना जो हम बात कर रहे थे कि मॉक टेस्ट वगैरह की डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको ये पढ़ा जा रहा होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि एग्ज़ाम हमारा किस तरह से होगा। एग्ज़ाम में हमारे 3 सेक्शंस होंगे। इंग्लिश सेक्शन होगी जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और वो 30 मार्क्स का होगा। 20 मिनट इसकी ड्यूरेशन होगी तीनों सेक्शंस की। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी होगा, जो 35 मार्क्स की 2 सेक्शंस होंगी। मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि फिक्स पैटर्न होगा। हो सकता है कि एग्जाम में रीजनिंग पहले आए। जो अभी तक चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो इसी तरह से एग्जाम में आ रहे हैं। लेकिन कई एग्जाम में इंग्लिश के बाद रीजनिंग आ जाती है, तो इस सब को लेके इतना वो पैनिक मत करना कि हमने तो कौन एक्सपेक्ट किया था, ये कहाँ से आ गया। पेपर से पहले आपको 30 मिनट मिलेंगे, उसमें आपको दिख जाएगा कि क्या आ रहा है, किस टाइप की सेक्शन आएंगी। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट मेंशन किए हैं। जो लोग बोल रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे अगर आपने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एग्जाम में। तो इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ का हमें बताया हुआ है कि जो ये हमारा हैंड आउट है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकती है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसके पीओ के क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लर्क में ज़्यादा से ज़्यादा दिख सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्लर्क का पेपर का लेवल काफ़ी ईजी होगा। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो ये हैंड आउट है ये बेसिकली जेके बैंक का नहीं है, ये सेबी का था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन्होंने नाम ही चेंज किया सिर्फ, बाकी सब इसमें सेम है। तो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आएंगे और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो इंग्लिश सेक्शन का है। जिन लोगों ने प्रिपेयर करा है उनको मैं बोलूँगा कि आप पहले इनके आंसर देख लें, फिर मैं जब समझाऊंगा तो आप अपना आंसर मैच कर लेना इसके साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले के साथ। इसमें इन्होंने हमें बोला है सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है। सीधा क्वेश्चन पे जंप करने से पहले यहाँ पे तो जब हम देखेंगे कि नो एरर है तो हम तो सीधा एरर फाइंड करने आ जाएंगे। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं। कभी कभार वो पूछ रहे थे कि कौन सा ऐसे है जिसमें एरर नहीं है, तो हम पहला रीड करते हैं, उसमें एरर दिखता है हम मार्क कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसे रीड करना है। क्यों सॉरी जिसमें हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ें हम गलत ना करें एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के ही। कभी कभार होता है कि आरआरबी पीओ मेंस में हुआ था, उन्होंने पूछा था कि कौन से पार्ट में एरर नहीं है, और मैक्सिमम लोग एरर फाइंड करके 10 क्वेश्चन करके आ गए और उन सबके गलत हो गए थे एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पे तो चलो इन्होंने लिखा हुआ है कि जो एरर है उसे फाइंड करो, अगर एरर नहीं है तो नो एरर पर मार्क कर दो। स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड country are experiencing the ethnic or communal problem in varying degrees। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, एरर काफ़ी सिंपल और स्टार्टिंग में दिख गया है कि आर यूज हुआ है और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे कंट्री बोला गया है, जो कि कंट्री की जगह क्या होगा, कंट्रीज। तो ये तो इजी सा था, लेकिन एग्जाम में भी एरर इसी तरह से होंगे, काफ़ी इजी होंगे अगर आपने पढ़े हुए होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि अभी जो टाइम है उसमें आप रूल्स पढ़ना स्टार्ट कर दें। ये तो चलो रूल भी नहीं था, ये तो सिंपल हमारा सिंगुलर और उस पर था। बात करते हैं सेकेंड वाले की। द रीगेनिंग ऑफ फ्रीडम एज वी वेल नो हैज़ गिवन राइज फॉर मैनी डॉर्मेंट इशूज एंड कन्फ्लिक्ट इन अवर सोसाइटी। आपको मैं एरर डिटेक्शन का एक और चीज़ बता देता हूँ। एरर फाइंड करना ज़रूरी नहीं है कि आपको रूल्स पता होंगे तो ही आप कर पाएंगे। आप क्या करना, एग्ज़ाम में अगर आपने एरर वाला ये पूरा सेंटेंस रीड किया, जहाँ पे भी आपको लगा कि ये बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ाहट हो रही है, मतलब गड़बड़ाहट नहीं, आप रुक रहे हैं, सेंस नहीं बन रही, वही आपका एरर होगा। जैसे यहाँ पे अभी मैं रीड कर रहा था, द रीगेनिंग ऑफ फ्रीडम एज वी वेल नो हैज़ गिवन राइज फॉर। बोलने में ये अजीब लग रहा है, और हमें पता है कि राइज के साथ टू जाएगा, राइज टू मैनी डॉर्मेंट इश्यूज एंड कन्फ्लिक्ट्स इन अवर सोसाइटी। तो इसका आंसर आपको पता चल गया क्या होगा।
बस इसी तरह से हमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम में 5 आते हैं, बैंकिंग एसोसिएट में IBPS क्लर्क जो हुए थे उसमें 10 आना शुरू हो गए थे, तो थोड़ा ध्यान रख के इसका भी बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं फिलर्स। यहाँ पे कभी कभार बैंकिंग एसोसिएट में सिंगल फिलर आएगा और PO में हो सकता है कि डबल फिलर आ जाए, 2 ब्लैंक गिवन होंगे। डबल फिलर किस तरह से करने में आपको वो भी बता दूंगा। डबल फिलर का एक चीज हमें ध्यान रखनी है एग्जाम के बीच में, वो ये कि हमेशा सेकंड वाले को फिल करने की कोशिश करनी है। फर्स्ट वाला काफी टफ होगा, वो फिल नहीं हो पाएगा, और जब आप सेकंड वाला कर लेंगे तो जो ऑप्शन होगा आप उसे मार्क करके आगे चल जाना, फर्स्ट वाला वही होगा। ये मैं इस पर भी एक वीडियो का टाइम बचा तो करवा दूंगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इससे। कॉन्टिन्यूस अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंड्यूस्ड इन द पीपल अ काइंड ऑफ विच इज मोस्ट डिप्रेसिंग। आप इसे रीड करें 2 बार। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है, तो यहाँ पे इंकरेजमेंट तो होगा नहीं, सेटिस्फेक्शन होगा नहीं, अवेकनिंग होगा नहीं, और मैक्सिमम टाइम आपको पता चलेगा कि एग्जाम में जब आप देने जाएंगे लेवल इजी होगा, लेकिन 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन 2 होंगे जो हमें कंफ्यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे एंगर और लेजीनेस है। अब यहाँ पर एक चीज का अगर हम ध्यान दें कि दोनों हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी दोनों की है, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या चीज का ध्यान देना है कि हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है। अब इस सेंटेंस को दोबारा रीड करें। इस सेंटेंस में एक वर्ड पे काफी स्ट्रेस दिया है जो है डिप्रेसिंग, और हमें इस चीज का पता है कि जो डिप्रेसिंग होता है वो एंगर से रिलेटेड नहीं होता। लेजीनेस ज्यादा सेटिस्फाइड कर रहा है इस कंडीशन को। कंटिन्यूस अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंड्यूस्ड इन द पीपल अ काइंड ऑफ लेजीनेस विच इज मोस्ट डिप्रेसिंग, ना कि एंगर। हमें इस तरह से ये क्वेश्चन को टैकल करना है। अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेजीनेस। अब ये क्वेश्चन जो है ये रीड करने में काफी इजी लगेगा, लेकिन इस पे काफी डाउट है, मुझे भी डाउट है कि इसका आंसर क्या होगा, तो जो जो लोगों को होगा वो प्लीज कमेंट कर देना। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या पूछा है। यहाँ पे है ही वॉन्ट्स मी टू लुक डैश हिज गार्डन ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। आपको मैं बता देता हूँ ऑप्शन जो सीधा कैंसिल आउट हो जाएंगे, एट, इनटू, फ्रॉम। अब बचे ओवर और आफ्टर। आपको मैं पहले बता दूं कि लुक ओवर और लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, और लुक ओवर का मतलब होता है क्विक इंस्पेक्शन ऑफ समथिंग। अब यहां पर अगर हम देखें, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लग रहा है लुक ओवर, लेकिन बोलने में मुझे लुक आफ्टर ठीक लग रहा है, तो मैं अगर एग्जाम में ये देने जाऊंगा मैं तो लुक ओवर करूंगा। सही आंसर मुझे पता नहीं है क्या है, तो अगर आपको पता होंगे सही रीजनेबल जस्टिफिकेशन के था तो मुझे बता देना, थैंक यू उसके लिए अभी एडवांस में ही। मैं अगर इस क्वेश्चन को मार्क करूंगा तो मैं तो लुक ओवर करूंगा, क्योंकि वो कह रहे हैं उसकी एब्सेंस में करना, यानी कि क्विक इंस्पेक्शन करना ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। लुक आफ्टर भी हो सकता है कि टेक केयर ऑफ, तो इस क्वेश्चन को आप मेरे को बता देना कि आपको क्या ठीक लगता है। अब हम आगे चलते हैं अपने आगे क्लोज टेस्ट पे। जो मैंने क्लोज टेस्ट करवाया था ये उसी की तरह ही है थोड़ा सा, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है एक चीज का कि किस सेंस में बात की है। अगर यहाँ पे 4 लाइन का एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 8 लाइन का हो जाएगा, लेकिन रहेगा इसी डिफिकल्टी लेवल का। मैं आपको बोल रहा हूँ आप ये सॉल्व करें, एक पेज पे आंसर लिख लें पहले पॉज करके वीडियो, और उसके बाद हम इसको बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 है, 6 है, सॉरी, कम से कम भी आपके 3 से 4 तो गलत होंगे ही, क्योंकि ये इतना ट्रिकी है। हमें किस चीज का ध्यान रखना वो मैं आपको भी बताऊंगा। इसमें इन्होंने हमसे पूछा है, पहले की हम बात करेंगे इसको पूरा रीड करके, जैसे मैंने आपको पहले कहा था क्लोज टेस्ट वाली वीडियो में, द ट्रू ऑफ राइट्स इज ड्यूटी, यानी कि किसी चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इफ वी ऑल अवर ड्यूटीज राइट विल नॉट बी टू सीक इफ लिविंग ड्यूटीज अनपरफॉर्म्ड। यहाँ पे ड्यूटीज और राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इतना हमें यहाँ से पता चल गया इतने ही पैराग्राफ से। दे विल us like an elusive person, the more we pursue them the farther they fly।
यहाँ तक तो हमें इतना पता चल गया कि राइट्स के बारे में बात करें कि राइट्स को क्या करना चाहिए, अपनी ड्यूटी की तरह रखना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो वो चले जाएंगे। अब बात करते हैं अपने क्लोज टेस्ट की। द ट्रू डैश ऑफ राइट्स इज ड्यूटी एंड सोर्स जॉय पर्पस पावर। यहाँ पे द ट्रू एंड नहीं होगा, द ट्रू जॉय नहीं होगा। अब बचे ये तीन। अब यहाँ पे अब बात करें कि इनमें से कौन सा हो सकता है। अब देखें अगर हम ध्यान से, द ट्रू सोर्स ऑफ जॉय इज ड्यूटी इफ वी ऑल डैश अवर ड्यूटीज राइट विल नॉट बी यस पर्पस और पावर। द ट्रू पावर भी कुछ नहीं जा रहा है इसके साथ, सही। अब बचे दो, सोर्स और पर्पस। हमें एलिमिनेट करना होता है इसमें। तब देखो जैसे यहाँ पे था 2 से 3 तो हमारे डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए, यहाँ पर सब मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या काम आएगा, जो मैंने आपको कहा था आर्टिकल रीडिंग। जो लोग 40 दिन लगातार कर रहे हैं उन्हें बहुत फायदा होगा एग्जाम में। उनकी इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करेगा और इंग्लिश उनकी सिलेक्शन कंफर्म करवाएगी, इतना पक्का है। अब यहाँ पे हम देखें, मैं आपको बताऊं कि द ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी और पर्पस, इन दोनों में डाउट है। आप कमेंट करें क्या होगा, मैं आपको बताता हूं आगे चल के कि इसका आंसर क्या होगा। इफ वी ऑल डैश अवर ड्यूटीज राइट विल नॉट बी डैश। यानी कि इसमें बात कर रहे हैं कि अगर हम अपनी ड्यूटीज नहीं करेंगे या तो राइट क्या हो जाएंगे, टू सीक। यानी कि कुछ बात कर रहे हैं। इफ वी ऑल डिनाई हो सकता है, डिवोट नहीं होगा, क्योंकि हमने आगे देखा कि नेगेटिव में बात चली गई है। डिस्चार्ज हो सकता है, इमेजिन नहीं होगा, फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि अगर फुलफिल करते तो आगे नेगेटिव में बात नहीं जाती। अब बचे ये दो, फिर से मैं आपको रुकूंगा इस पे। अब अपने आंसर मार्क करते रहे साथ में, हम बाद में देखेंगे कि क्या होगा इसका आंसर। हमने यहां तक कर लिया, राइट्स विल नॉट बी डैश टू सीक, फार, क्लोज, इजी, अगेंस्ट, कॉमन। अब यहां पे कौन सा आएगा वो आप मेरे को बताएंगे। राइट्स विल नॉट बी फार टू सीक, क्लोज टू सीक, इजी टू सीक, अगेंस्ट टू सीक, कॉमन टू सीक। अगर हम ध्यान से इसे पढ़ें, अब पहली लाइन से हमें थोड़ा सा इसकी सेंस बनती दिख रही है और हमारे ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो रहे हैं। हम आगे इसको चलते हैं। इफ लिविंग ड्यूटीज अनपरफॉर्म वी रन डैश, वी रन आफ्टर राइट्स दे विल डैश अस लाइक एन एल्यूसिव पर्सन। यहाँ भी क्लियर हो रहा है हमें आहिस्ता आहिस्ता कि क्या इस पैसेज में कहना चाहता है। द मोर वी परस्यू देम द फादर दे फ्लाई। अब बात करते हैं हम एक बार स्टार्टिंग से अपने पैसेज की कि वो किस तरह से क्लोज टेस्ट में बात कर रहे हैं। द ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी इफ वी ऑल डिस्चार्ज अवर ड्यूटीज राइट विल नॉट बी easy to seek. If leaving duties unperformed, we run after rights. They will escape. यहाँ पे देखें हम, they will hold, grab, fight, escape, chase. इसके जो क्लोज टेस्ट में है, दिखने में ये हमें 3 लाइन का दिख रहा था, लेकिन जो इसके ऑप्शंस थे वो सारे इतने मिलते जुलते हैं कि हमें समझ नहीं आएगी कि एग्जाम में करें तो करें क्या। तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, जो आपका दिल पहली बार बोलता है आप उसको मार्क कर दें, और उसके बाद जब आप ये क्लोज टेस्ट के 5 कर लेंगे, आप वापस से पहले पे आए, जो आपने आंसर फिट किए हैं उन्हें रख के एक बार पैराग्राफ रीड करें। अगर आपको लगता है कि वो सब सही है तो आप उसे मार्क कर दें। ये पूरा करने में आपको 1 मिनट लगेगा। एग्जाम में 20 मिनट मिलेंगे इंग्लिश के सेक्शन में, जो काफी ज्यादा है बाकी सेक्शन के कंपैरेटिवली। तो अब स्टार्ट करते हैं। द ट्रू सोर्स होगा यहाँ पे, पर्पस नहीं, क्योंकि यहाँ पे पर्पस की बात नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट हमें बता रहा है कि ये किस सेंस में बात चल रही है। तो इसका आंसर होगा सोर्स। द ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी इफ वी ऑल डिस्चार्ज। डिनाई नहीं होता, यहाँ पे यूज नहीं होगा, डिस्चार्ज वर्ड का यूज होगा, क्योंकि डिनाई हम नहीं कर सकते अपनी ड्यूटीज को, हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज अवर ड्यूटीज राइट विल नॉट बी easy to seek, against, common, close, far का यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंस में जा रहा है।
इफ लीविंग ड्यूटीज अनपरफॉर्म्ड वी रन आफ्टर। यहाँ पे आप इन सबको फिट करके देख लें तो ये नहीं होंगे। इसके बाद हमने आगे देखेंगे रन आफ्टर राइट, दे विल डैश अस लाइक एन एल्यूसिव पर्सन, दे विल एस्केप अस। क्योंकि राइट्स हमें चेंज नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे, ग्रैब नहीं करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे। बात यहाँ पे हो रही है राइट्स की। ये जो राइट दे है ये राइट्स है, तो वो क्या कर देंगे, एस्केप अस लाइक एन एल्यूसिव पर्सन, द मोर वी परस्यू देम द फादर ऑफ कैन डिड कुड टूवर्ड्स। या मेरे को बताना क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा कमेंट्स में। मेरे को तो इसका रादर लग रहा है, रादर ऑफ फादर ऑफ लग रहा है, बाकी आप मेरे को बता देना। फादर ऑफ कुछ होता है, फर्दर कैन लग रहा है मेरे को इसका आंसर, बट मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप मेरे को इसका आंसर बता देना। क्योंकि जो मेरे को पक्का लग रहा है मैं उसको भी बताऊंगा, जो नहीं लग रहा है तो आप, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक्सपीरियंट ही हूँ, जितना मेरे को पता मैं शेयर कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोग करते नहीं है। बात करते हैं अपनी क्वांटिटेटिव सेक्शन की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें तो सिंपल सा एडिशन इन्होंने एक दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एडिशन किस तरह से करना है। 13 7 20 20 + 4 25, 3 2 5 7 12, 13 7 20 + 4 24 और 7 3 10 + 2 12, यानी कि 252। ये आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चंस को लिखने की जरूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए। अगर आप लिख रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। एग्जाम में इस लेवल के नहीं होंगे, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल इससे ज्यादा होगी, बट मैनेजेबल होगा। अब जैसे ये पता है हमें कि इसका क्या होगा, 10, कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, ठीक नहीं है, इजी है, लेकिन अगर आप ध्यान से, अगर आपने वर्डिंग वगैरह पढ़ी होगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इफ द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग अ पेन ऑफ ₹4.10, कह रहे हैं कि अगर हम किसी पेन को 10 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना उसकी कॉस्ट थी। ये हमें पता है कि अगर 5 रुपए का पेन हम 5 रुपए प्रॉफिट में बेचेंगे तो 10 होगा। कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, आंसर सीधा हम 5 मार्क करेंगे। कॉस्ट प्राइस पूछी है उन्होंने, इतना सिंपल है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे DI की तरह एक इन्होंने भेजा हुआ बताया है क्वेश्चन, लेकिन इस DI की वर्डिंग देखने में इजी लग रहा है, समझने में आप लोगों को मैं बोलता हूँ फिर से पॉज करके आप सॉल्व करें और बाद में आंसर मैच करना। वर्डिंग ही इसकी इतनी ट्रिकी है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें बोला क्या है। इसमें इन्होंने बोला है गिवन बिलो इज अ टेबल शोइंग परसेंटेज आउट ऑफ टोटल 700 एम्प्लॉयज रैंकिंग 6 एट्रीब्यूट्स दैट हेल्प प्रमोशन। 6 एट्रीब्यूट दिए हैं, उसमें बताया कि प्रमोशन रैंक 1 इज द हाईएस्ट, और इसी के साथ इन्होंने बोला यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 700 इन्होंने एम्प्लॉयज का वो बताया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है विच एट्रीब्यूट फॉर प्रमोशन हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट रैंक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कुछ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ वर्डिंग देखनी और आंसर बताना है। इस क्वेश्चन में काफी चीजों को हमें ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है तो इजी है, लेकिन जब हम करेंगे तो काफी इसमें भी टाइम वेस्ट हो सकता है क्वेश्चन समझने में। आसानी से हम इसे देखेंगे। इन्होंने बोला है प्रमोशन के लिए हमें हाईएस्ट रैंक कौन से एट्रीब्यूट का है, विच एट्रीब्यूट फॉर प्रमोशन हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट रैंक। हाईएस्ट रैंक इसमें कौन से एट्रीब्यूट का होगा? हाईएस्ट रैंक हमें इन्होंने बोला फर्स्ट है। कौन सा एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा है? सीनियरिटी। आंसर मार्क। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेटा देखना है। एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, एग्जाम में इससे थोड़े से लेवल के क्वेश्चन ऊपर होंगे, जिसमें हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा। इन चीजों का ध्यान हमें रखना है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज गेव रैंक 3 टू इंटेलिजेंस। रैंक 3 कौन सा है? अब यहाँ पे ये इंटेलिजेंस कौन सा है? ये, यानी कि ये हुआ हमारा 10। और ये सारा चार्ट हमें किसमें गिवन है? परसेंटेज में। 10% हमें गिवन है, कितने थे टोटल? 700। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 70। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच एट्रीब्यूट इज कंसिडर्ड टू लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोशन, यानी कि कौन सा एट्रीब्यूट है जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है प्रमोशन के लिए।
यानी कि 6th पॉइंट हम देखेंगे कि कौन सा है, 35% यानी कि इंटेलिजेंस। खत्म, इस पे ये था। अब हम बात करते हैं अपनी रीजनिंग एबिलिटी की। इस सेक्शन में थोड़े से क्वेश्चन थे जो थोड़े ढंग के दिखे मुझे, लेकिन ये भी ट्रिकी हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन इतने नहीं होते, 4-5 होते हैं जो ट्रिकी होते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। हमें उन्हीं क्वेश्चन को ढूंढना है, वो हम मॉक टेस्ट में ढूंढेंगे किस तरह से ढूंढना है। अब बात करते हैं आगे। इफ द लेटर इन द वर्ड टॉप्स आर रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड स्टार्टिंग विद ओ, यानी कि जो ये 4 लेटर गिवन है, इसमें हम अगर स्टार्टिंग लेटर अपना ओ रख दें तो क्या उससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? तो जो उसका लास्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा तो उसका आंसर एम हो जाएगा ऑप्शंस में, और अगर एक से ज्यादा बन रहे हैं तो उसका आंसर एम, और अगर कोई नहीं बन रहा तो उसका आंसर एक्स हो जाएगा। आप लोग थोड़ा टाइम लें, पॉज करके सोचें कि कोई वर्ड बनता है। मैं आपको बता देता हूं, एक वर्ड बनता है हमारा ऑप्ट। तो लास्ट वर्ड इन्होंने बोला हमें मार्क करना आंसर के लिए, तो हम उसको आंसर को मार्क कर देंगे एस। काफी सारे लोग होंगे एग्जाम में स्ट्राइक नहीं कर पाता, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि मार्क फॉर रिव्यू को आप यूज करें। एग्जाम के बीच में अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो रीजनिंग में एंड में जब कुछ 1-1.5 मिनट बचा होगा और पता है पजल नहीं होगी, तब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। द टाउन ऑफ परनंदा इज लोकेटेड ऑन ग्रीन लेक। मैं यहीं पे बना दूंगा, परनंदा इज लोकेटेड ऑन ग्रीन लेक, हमें ये गिवन है। अब यहाँ पे आगे इन्होंने पूछा है, ये हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है। हमने इस पर भी लेक्चर पढ़ा हुआ है अपना, तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो पहले खुद ट्राई करें, फिर बाद में वीडियो कंटिन्यू करें आंसर चेक करने के लिए अपना। द टाउन ऑफ अक्रम इज वेस्ट ऑफ परनंदा। हमने क्या देखा था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि इसने कुछ बोला है कि जो टाउन है अक्रम वो कहाँ पे है, वेस्ट में है परनंदा के, और तोखाड़ा इज ईस्ट ऑफ अक्रम, यानी कि तोखाड़ा ईस्ट में है। या तो तोखाड़ा यहाँ पे हो सकता है, ईस्ट कहीं पे भी हो सकता है, बट वेस्ट ऑफ परनंदा, तो यानी कि यहाँ नहीं होगा, परनंदा के वेस्ट में होगा। और यहाँ पे इन्होंने बोला ककरान इज ईस्ट ऑफ भोपरी, यानी कि ये कुछ अगर हम बोले भोपरी है अलग से, इसके इसमें काकरान है, वहां पे बात करें, बट वेस्ट ऑफ तोखाड़ा एंड अक्रम, यानी कि इन दोनों के वेस्ट में होगा। कौन सा, किसकी बात की है, काकरान की, जो किसके ईस्ट में है, भोपरी। तो ये कुछ इस तरह से बना। और उन्होंने हमसे पूछा अगर हम इनको सेम डिस्ट्रिक्ट में रखते हैं तो